हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही चैनल में, जहां हम आज ज्योग्राफिक्स के फिर से नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने वाइट होल तक के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास को हम पूरा करने से पहले ये थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में एक रफली जानकारी ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो शुरुआत हम लोगों ने तारे से की थी। तारों के बारे में हमने उसके बनने के बारे में जान लिया था कि तारे बनने से पहले क्या होते हैं। गैसों का गोला होता है जो सड़ करके नेबुला बन जाते हैं, फिर वो ठोस तारे का रूप ले लेते हैं, फिर बिखरते कैसे हैं। तो तारों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है जिसका संलयन हो जाता है हीलियम में, ठीक है। फिर वो टूटने से पहले रेड जाइंट का रूप ले लेते हैं। अगर छोटे तारे हैं तो फिर वो श्वेत वामन या फिर फॉसिल स्टार या फिर जीवाश्म तारा, और जब 100% खत्म हो जाता है उसका ईंधन, तो फिर उसे हम काला वामन के नाम से जानते हैं। और अगर ये बड़े तारों की श्रेणी में हम देखें तो अभिनव तारा जो फूट करके न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर और फिर ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था हमारी मंदाकिनी कौन सी है। हमारी मंदाकिनी का चक्र सूर्य कितने दिनों में लगा लेता है। हमारी मंदाकिनी का पड़ोसी कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके थे। और कल वाले क्लास में हम लोगों ने जो है वाइट होल के बारे में देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम शुरू करेंगे तो पहला हमारा टॉपिक होगा वो तारामंडल। फिर हम शुरुआत करेंगे नक्षत्र। फिर हम देखेंगे उल्का पिंड और उल्का एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, जिसमें आगे हम आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस होता है। और फिर हम पढ़ेंगे उच्छल तारा, और अंत में फिर हम पढ़ लेंगे धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु। तो शुरुआत करेंगे आज हम तारामंडल से। तारामंडल क्या है, तो इसको समझने के लिए हम बना लेते हैं कि हमारी गैलेक्सी मतलब हमारी मंदाकिनी को यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कि सर्पिलाकार अवस्था में होती है। सर्पिलाकार होता है इसका आकार, ठीक है। ये होगी हमारी मंदाकिनी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा, यहाँ बना लेते हैं पहले सूर्य। ये हो गया हमारा सूर्य। उसके बाद यहाँ आएगा सौरमंडल, फिर आएंगे नक्षत्र, और फिर आएंगे तारामंडल, ठीक है, तारामंडल। तो तारामंडल की संख्या सबसे ज़्यादा है 89, नक्षत्र हैं 27, ग्रह 8, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा है पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 89 तारामंडल हैं, तो हम पहले 89 तारामंडल को पढ़ करके निपटा लेते हैं। तो तारामंडल किसे कहते हैं, सवाल उठता है कि तारामंडल किसे कहते हैं। तो तारामंडल भी जो है तारों के समूह को ही हम तारामंडल कहते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें तारों की संख्या होती है 89, और ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होता है। इस सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित तारों का समूह होता है, जिसे हम तारामंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो है हम तारामंडल के बारे में जान गए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी मंदाकिनी में तारों की संख्या, या फिर गैलेक्सी में तारों की संख्या अगर होती है तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ होती है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि मंदाकिनी में या फिर गैलेक्सी में तारों की संख्या जो है, जैसे ये जो है पूरा गैलेक्सी ही मंदाकिनी है, इसमें सब तरफ ये जो पूरे हैं ये तारे ही होते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि तारों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो आउटर में होती है, इनर में होती है, या फिर सेंटर में होती है। तो सोच के बताइए, क्योंकि सर्पिलाकार इसकी अवस्था होती है। तो इसका उत्तर हो जाता है सेंटर में। तारों की संख्या सबसे ज़्यादा सेंटर में होती है, जिसे हम बल्ज कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तारों की संख्या सबसे ज़्यादा सेंटर में होती है, जिसे बल्ज कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसे बल्ज ही कहते हैं, ठीक है, बल्ज कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक होल वो कहाँ पर मिलेंगे। अगर तारों की संख्या सबसे ज़्यादा सेंटर में पाई जाती है, तो सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक होल कहाँ पर पाए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा तारे होंगे वहीं पर सबसे ज़्यादा नाश होगा।
तो जाहिर सी बात है वहीं पर जो है ब्लैक होल सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक होल भी सेंटर में ही होंगे। ठीक है, आज जो है हम पढ़ रहे हैं तारामंडल और नक्षत्र। मेन फोकस आज हम लोगों का होगा तारामंडल और नक्षत्र पे ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन तारामंडल के बाद अगर हम जब नक्षत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो नक्षत्र में हम क्या होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान से हट करके हम जो है ज्योतिष विज्ञान की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूज़न हो सकता है। समय को देखते हुए अगर ठीक ठाक समय अगर आखिरी में बचता है तो हम नक्षत्र के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और अन्यथा अगर नहीं बचता है समय तो हम तारामंडल पे ही मेन फोकस करेंगे। तारामंडल भी जो है आज का हमारा बेसिक सा छोटा सा ही टॉपिक होगा, लेकिन नक्षत्र जो है थोड़ा सा कंफ्यूज भरा टॉपिक होने वाला है। इसलिए अगर समय पर डिपेंड करता है, अगर सही लगा तो ही नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आगे कल नक्षत्र को ही एक अच्छी सी क्लास बना करके उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसे बल्ज कहा जाता है। अब देखिए तारामंडलों की संख्या जो है 89 है। तारामंडलों की संख्या 89 है। तो 89 तारामंडल का हमें नाम याद नहीं करना है, कुछ कुछ जो है मेन है जिसके बारे में हमको याद रखना है। तो पहला आ जाएगा ध्रुव तारा। अरे कैसे लिखते हैं, ध्रुव तारा, इसे ही कहते हैं पोलरिस्ट या फिर पोलर स्टार। पोलर स्टार, इसे पोलरिस्ट स्टार या फिर पोलर स्टार इसे को कहते हैं। फिर दूसरे में आ जाएंगे सप्तऋषि। सप्तऋषि दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्त ऋषि, ऐसे लिखते हैं ऋषि, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि दूर में लिखने का कारण ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है लघु, दूसरा हो जाता है वृहद। ऐसे लिखते हैं, ऐसे वृहद। ठीक है, ये सप्तऋषि के प्रकार हैं। लघु सप्तऋषि होते हैं, वृहद सप्तऋषि होते हैं। लघु सप्तऋषि को हम कहेंगे, इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूँ, लघु को कहा जाएगा उर्सा माइनर, और वृहद को कहा जाएगा URS उर्सा मेजर। ठीक है, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, उर्सा दोनों में लगेगा। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, इन दोनों का ताल्लुक जो है ध्रुव तारा से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़े से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अलावा जो है मेन हमारा और एक तारा है ओरियन स्टार। ठीक है, इसके 2-3 नाम हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मैं आपको बढ़ाते टाइम आगे बता दूंगा, अभी इतना जाना रही। ओरियन स्टार, और एक हम पढ़ लेंगे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। बस ये जो है मेन तारे हैं 89 तारामंडलों में, ये कुछ खास है जिनके बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके बारे में और क्या करिएगा, पूरा जानकारी, इतना जानकारी पूछ एग्ज़ाम तो आएगा नहीं, एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं ध्रुव तारा से शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्रुव तारा और सप्तऋषि का संबंध बहुत गहरा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम बना लेते हैं सप्तऋषि को बना लेते हैं। सप्तऋषि में पहला हम बना लेंगे क्या, तो हम पहले बनाएंगे लघु सप्तऋषि को। ठीक है, लघु सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वो वृहद हो या फिर लघु हो, लघु और वृहद दोनों में सप्तऋषि में तारों की संख्या होती है 7 होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि 1 2 3 4 ये दिख रहा है आपको, इसके ये साइज़ में थोड़ा सा छोटे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु सप्तऋषि, ये लघु सप्तऋषि तारा हो गया। अरे यार गलत हो जा रहा है बार बार लिखने में। ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये लघु सप्तऋषि हो गया। और वृहद सप्तऋषि क्या होंगे कि वृहद सप्तऋषि थोड़ा सा आकार में बड़ा होगा। ठीक है, 1 2 3 4, और इसका पूंछ जो है थोड़ा सा इस तरह से बाहर की ओर निकला होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वृहद। सप्तऋषि आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मैं थोड़ा काम चलाओ टाइप से लिख दे रहा हूँ, आपको बस समझ आना चाहिए। अब इन दोनों का ताल्लुक क्या बोलते हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो है हमारे ध्रुव तारे से कैसे होता है,
तो ध्रुव तारा जो है हमेशा ये पृथ्वी, ये होगी हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये होगी हमारी पृथ्वी। ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, उत्तर दिशा की ओर होता है। पृथ्वी जो है हमारी ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने से दिशा में इसके उत्तर तारे की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तारा वहीं होता है, बस पृथ्वी जो है अपनी दिशा में घूमती रहती है, ठीक है। ये तो उत्तर दिशा में होता है हमारा तारा। तो इस उत्तर दिशा को पहचानने के लिए कैसे काम आएगा, ये ध्रुव तारा जो है बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ध्रुव तारा बहुत ज़्यादा काम का है क्योंकि इसकी सहायता से भटके हुए राहगीर या फिर सैनिक या फिर नाविक हमारे सेना में इस ध्रुव तारा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि कंपास भी जो होता है, कंपास दिशा दिखाने वाला कंपास, वो हमेशा साउथ और नॉर्थ को ही दिखाता है, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है। उसमें से एक भी दिशा हमको पता चल गया तो हम बाकी दिशा की जानकारी लगा सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, इसे देख करके बाकी दिशाओं का भी ज्ञान लगा लिया जाता है। लेकिन ध्रुव तारे को खोजने से पहले हमें पहले खोजना होगा सप्तऋषि को। वो सप्तऋषि लघु हो या फिर दीर्घ हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन सप्तऋषि को खोजना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जो है क्या बोलते हैं ध्रुव तारा सप्तऋषि के पास है, ठीक है। तो जैसे ही आप लघु या सप्तऋषि को खोज लीजिएगा तो लघु सप्तऋषि के ये सूंड जो है, ये लघु सप्तऋषि का सूंड, ये मुख कहलाएगा इसका, इसके ठीक सामने ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के मुख के ठीक सामने होता है ध्रुव तारा, ठीक है, लघु सप्तऋषि के मुख के ठीक सामने होता है ध्रुव तारा। और वृहद सप्तऋषि के मुख ये पीछे हो गया, तो इसके मुख के आगे नहीं होता है, इसके पीछे होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, अगर हम वृहद सप्तऋषि को यहाँ बना देते हैं और इसके पिछवाड़े को हम इस ओर कर देते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे की ओर हो जाएगा। ये मुख इसका इधर हो गया, सूंड इसका पीछे हो गया और इसका पीछे साइड ये वाला हो गया। तो इसके पीछे की ओर होता है पोलर स्टार। कंफ्यूज नहीं होना है, लघु सप्तऋषि के सूंड के आगे की ओर, मतलब वे मुख की ठीक आगे की ओर होता है पोलर स्टार, और वृहद सप्तऋषि के पीछे की ओर होता है, ठीक, पोलर स्टार, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि तारा लघु ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा में होता है। तो ये लघु सप्तऋषि को या फिर वृहद सप्तऋषि को देख करके हम जो है ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही काम का होता है, इसलिए इसके बारे में जान रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किस तारे समूह के ठीक सामने ध्रुव तारा मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस तारे के समूह के ठीक मुख के आगे ध्रुव तारा मिलेगा। तो हो जाएगा हमारा उर्सा माइनर, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उर्सा माइनर, लघु सप्तऋषि। अब हम आ जाते हैं ओरियन स्टार की ओर। जब ओरियन स्टार, अब ओरियन स्टार को क्या कहते हैं, तो ओरियन स्टार को कहते हैं, पहले लिख लेते हैं ओरियन स्टार। अब इसी को कहा जाता है हंटर स्टार, हंटर स्टार। अब इसी को कहा जाता है मृग तारा, ठीक है, इसे ही कहा जाता है हंटर स्टार, इसे ही कहा जाता है मृग तारा, और इसे ही कहा जाता है शिकारी तारा। ये इसके नाम है ओरियन स्टार। मेन जो है लेकिन एग्ज़ाम में हमारा पूछा जाएगा कि ओरियन स्टार किसे कहते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो ओरियन हंटर स्टार किसे कहते हैं। तो इसे जो है मैं यहीं पर आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि किस कारण से जो है इसे हंटर स्टार या फिर ओरियन स्टार कहा जाता है। तो इसमें जो है तारों की संख्या जो है या फिर तारों का समूह जो है कुछ इस डिज़ाइन में लगा हुआ होता है। ये थोड़ा सा गलती कहीं हो जाए तो फिर माइंड मत करिएगा, ये आप भी बना कर देख लेते हैं ना। तो ये बस लाइन बना करके मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। ये तारे तो ऐसे ही होंगे, उसके बीच में तो लाइन खींची हुई नहीं है अंतरिक्ष में भाई। हम जो है लाइन बना करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर आखिरी में लेता है, ठीक है। ये हो गया,
ये यहाँ का मिल गया, आखिरी में मिला देंगे तो ठीक है। अभी जो है अब बस अपन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद एक जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम मिला करके देखते हैं कि ये कैसा इसका ढांचा जो है तैयार होता है। उसके बाद आप लोग खुद जान जाइएगा कि इसे क्यों कहते हैं हम हंटर स्टार या फिर मृग तारा या फिर शिकारी तारा। यहाँ ये सट जाएंगे और फिर ये यहाँ से सट जाएगा, ये यहाँ के मिल जाएगा। उसके बाद ये इसे हम मिला देते हैं। थोड़ा सा डाउटफुल स्ट्रक्चर है लेकिन एक बार बन जाने के बाद अच्छा लगेगा। इस तारे को हम यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा तिरछा यहाँ, ठीक है। इस बार ये वाली ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ आ गया। अरे भैया तू यहीं पर बन जाए, ठीक है। ये यहीं बना देते हैं। फिर यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ये सट गया। अब जो है इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से कुछ, ये मिल गया कुछ इस तरीके से। इसे हम सटा देते हैं यहाँ। अब कुछ दिख रहा होगा ये कि हम इसे हंटर स्टार या फिर शिकारी तारा क्यों कहते हैं। तो ये हाथ ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है कि हाथ में धनुष लिया हुआ है। अभी इस हाथ को यहाँ पकड़ेगा, खींचेगा और तीर छोड़ देगा। बस इसके इसी स्ट्रक्चर की वजह से, इसी डिज़ाइन के कारण इसे जो है हंटर स्टार या फिर शिकारी तारे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसमें तारों की संख्या कुछ ऐसी ही होती है कि इसे शिकारी तारा के नाम से जाना जाता है। तो शिकारी तारा किसे, हंटर स्टार किसे कहा जाता है ये पूछा जाएगा तो आप लोग कहेंगे ओरियन स्टार को ही शिकारी तारा या फिर हंटर स्टार कहा जाता है, ठीक है। अब जो है आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों की। ये पेन कहाँ गए। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो है 89 तारामंडलों में से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ताराएं थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है ज़्यादा। ध्रुव तारा, लघु सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि, ओरियन स्टार और हाइड्रा क्या होता है तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। हाइड्रा जो है तारों की सबसे ज़्यादा संख्या को ही हाइड्रा कहते हैं। तारामंडल में अगर सबसे ज़्यादा 89 तारों में से सबसे ज़्यादा तारों की संख्या है तो वो है हाइड्रा। बस इसलिए उसे सबसे ज़्यादा तारों की संख्या को हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि यहाँ लिख देता हूँ मैं। आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा। हाइड्रा तारा मंडल में तारों की सबसे अधिक संख्या या फिर ग्रुप कह सकते हैं या फिर सबसे अधिक संख्या समूह कह सकते हैं। तारामंडल में सबसे अधिक तारों के सबसे अधिक समूह को हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रा कहा जाता है, ठीक है। तारामंडल में तारों के सबसे अधिक समूह को ही हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इसे कुछ बेसिक और मेन तारा थे जिसके बारे में हम लोग जो है जान चुके हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरियन स्टार किसे कहते हैं या फिर हंटर स्टार कहते हैं किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये कंफ्यूज नहीं होना है। लघु सप्तऋषि का आकार कैसा होता है, किसके मुख के आगे पोलर स्टार होता है, और वृहद सप्तऋषि का आकार कैसा होता है। तारा हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा तारा पाई जाती है तो वो है सेंटर में जिसे हम मर्ज कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक होल की संख्या भी सेंटर में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है तारामंडल कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं हम नक्षत्र की ओर। तो नक्षत्र के बारे में हम कल ठीक से अगली वीडियो में हम ठीक से जानकारी लेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ बेसिक सा बता देता हूँ नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्र असल में होता क्या है। तो नक्षत्र भी जो है तारों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है, जिसमें 27 तारे होते हैं, ठीक है। ये 27 तारे सूर्य के चारों ओर, ये हमारा हो गया सूर्य,
और यहाँ होंगे पूरे ये 27 तारे। ठीक है, ये हमारे पूरे हो जाएंगे 27 तारे। ये सूर्य के चारों ओर जो है 27 तारे 360 डिग्री के एंगल में परिक्रमा या फिर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य तारों का समूह जो है सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री के एंगल में परिक्रमा करता रहता है। तो सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाता है? 12 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, अगर 12 महीने का समय लगता है, अगर इसे हम 360 डिग्री से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 सूर्य जो है 1 महीने में 30 डिग्री घूमता है। और ये 30 डिग्री क्या है, ये बताएगी हमारी राशि को। अब जो है थोड़ा सा हम अंतरिक्ष विज्ञान से हट करके ज्योतिष विज्ञान की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा इस चक्कर में। जो है मैं भी आपको बस ऊपर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आगे वाली वीडियो में हम इसके बारे में पूरा अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके क्लास अच्छे से लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। डाउटफुल क्लास हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स से में पूछ लें, और अगर ज़्यादा बुरा लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।